ह्यूमन हिस्ट्री में कहीं ऐसा रिकॉर्ड नहीं होगा जो कि जापान ने इस समय किया था। जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। तो बॉम्ब ब्लास्ट के बाद कुछ सेकंड के लिए हिरोशिमा का टेम्परेचर पहुंच गया था 7000 डिग्री सेल्सियस। तो जापान में रहते हुए मुझे बहुत साल हो गए, लेकिन एक हिरोशिमा एक ऐसी जगह है जहाँ मैं आज तक नहीं गया या फिर कभी जाने का मन नहीं किया। और इसका जो कारण है वो है ये। तो हिरोशिमा वो जगह है जहाँ पर कि पहला एटॉमिक बॉम्ब फटा था। तो यहाँ मैं आया था 3 महीने पहले, और अभी तक मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इस वीडियो को किस तरीके से बनाया जाए या फिर इस वीडियो को किस एंगल से दिखाया जाए। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसके म्यूज़ियम को पूरा घूमूं और उसके बाद मेमोरियल पार्क में जाके जो जहाँ पर जिसकी कहानियाँ हैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ। लेकिन सिर्फ इतना ही दिखाने से ना इसका जो इतिहास है ना वो पता नहीं चलता और बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। तो मुझे लगता है कि जब बम ब्लास्ट हुआ था उससे 10-15 साल पहले क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या क्या घटनाएं हुई थी, वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी घटना जो होती है वो ऐसी नहीं हो जाती है। वैसे ये पूरी दुनिया को पता है कि ये बम ब्लास्ट कब हुआ था, किस पर हुआ था, कौन सी जगह पे हुआ था और किसने करवाया था। और शायद कुछ लोगों को ये भी पता होगा कि इससे पहले जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया था। लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे जिनको पता होगा कि जापान एशिया में क्या क्या चीज़ें कर रहा था उस समय। और मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा हर एक पहलू को जानना ज़रूरी है, क्योंकि आधा अधूरा जो इतिहास होता है ना वो बहुत सारे सवालों को पैदा करता है। तो वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था और जापान अपने साम्राज्य को बढ़ाए जा रहा था। और अपने साम्राज्य को बढ़ाते हुए जापान ने कुछ ऐसे काम किए जिनको कि आगे चल के वॉर क्राइम कहा गया। और इनमें से बहुत सारे काम बहुत ही खतरनाक किए जापान ने, जिनमें से एक है नानजिंग मसकर, मतलब नानजिंग नरसंहार। तो चाइना पे अपना कंट्रोल करने के लिए जब जापान ने चाइना पे अटैक किया तो इसने चाइनीज़ फोर्स के साथ साथ बहुत सारे सिविलियन भी मारे। टोटल जो लोगों की जाने गई थी वो थी लगभग 2 से 3 लाख। और इसमें ये क्या करते थे, एक जगह में लोगों को खड़ा करते सीधे गोलियां मार देते थे। और इस तरीके की सेम चीज़ उन्होंने फिलीपीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब जगह की। और एक और चीज़ है जो कि जापानी लोगों ने 1932 से लेकर 1945 तक किया, और उस टर्म को नाम दिया कंफर्ट वुमेन। इसमें ये क्या करते थे, जिन जिन देशों में इनका कंट्रोल आ चुका था वहाँ की बच्चियों को, वहाँ की लेडीज़ों को, उनको पकड़ के ये उन जगह लेके जाते थे जिन जिन कंट्रीज़ में इनके आर्मी बेस थे। और वहाँ पे इंपीरियल आर्मी, मतलब जो जापान की आर्मी थी, वो इनको टॉर्चर करते थे और रेप करते थे। और इस बीच लगभग 2 लाख लड़कियों के साथ ऐसा हुआ। और वॉर ख़त्म होने के बाद सिर्फ 25% ही लड़कियां थी जो कि उसके बाद सर्वाइव कर पाई थी। कुछ सर्वाइवर के इंटरव्यू आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। अगर आप गूगल करोगे कंफर्ट वुमेन तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे इसके बारे में। नेक्स्ट, जापान ने ऐसी चीज़ की जो कि आज तक किसी ने नहीं की होगी। ह्यूमन हिस्ट्री में कहीं ऐसा रिकॉर्ड नहीं होगा जो कि जापान ने इस समय किया था। एक यूनिट थी जिसका नाम था 731, और 1936 से 1945 तक इन्होंने बहुत कुछ किया। यहाँ पर होते थे ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट, जैसे साइंटिस्ट करते हैं ना चूहे और गिनी पिग के ऊपर, एज इट इज़ समझ लो कि यहाँ पर ह्यूमंस के ऊपर होते थे। और कुछ एक्सपेरिमेंट जैसे कि ह्यूमन बॉडी को बर्फ़ में रखा जाता था और चेक किया जाता था कि ये कितनी देर में काली पड़ती है। इस चीज़ के एक्सपेरिमेंट किए जाते थे जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉस्ट बाइट। और ये औरतों का रेप करते थे, फिर उनकी बॉडी में वायरस इंजेक्ट करते थे, और फिर जब बेबी डिलीवर होता था तो चेक करते थे कि बच्चे के अंदर ये वायरस आया कि नहीं आया। तो ये यहाँ पर इस तरीके के बायो वेपन बना रहे थे जो कि आपकी आने वाली सभी पीढ़ियों को बर्बाद करके रख देगी। ह्यूमन बॉडी के अंदर वायरस इंजेक्ट किया जाता था और उसके बाद उसे काट के देखा जाता था कि किस किस ऑर्गन तक ये वायरस कितनी देर में फैला है। और ये सब कुछ होता था बिना सुनने किए बॉडी को, मतलब बिना एनेस्थीसिया दिए हुए। और जो इनकी जो लैब थी वो थी चाइना में। और इतना ही नहीं, इन्होंने यहाँ के वायरस को टेस्ट करने के लिए पूरी की पूरी सिटी में फैला दिया था कि इसका इम्पैक्ट कितना खतरनाक होगा, ये जानने के लिए। इससे रिलेटेड भी आपको बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे ऑनलाइन, जो उस समय के जो सर्वाइवर हैं और जिनको कि उस समय वायरस ने अटैक किया था और जो कि आज तक ठीक नहीं हुए। और भी बहुत कुछ है, अगर आप गूगल करोगे यूनिट 731 तो आपको बहुत से रिलेटेड वीडियोस और आर्टिकल वगैरह मिल जाएंगे। एक तरफ जापान एशिया में ये सब चीज़ें कर रहा था, एक तरफ यूरोप में वॉर चल रही थी। और जिस तरीके से जापान बाकी कंट्रीज़ में अटैक करके उनको अपने कब्जे में ले रहा था, उसको देखते हुए यूएसए ने कहा कि भाई जापान थोड़ा शांत हो जा। और जब यूएसए की बहुत बारी वार्निंग देने के बाद भी जापान नहीं मान रहा था, तो यूएसए ने क्या करा, जापान में एक्सपोर्ट बंद कर दिया, जिसमें थे कि एयरक्राफ्ट, ऑयल, मेटल पार्ट्स वगैरह, ये सब चीज़ें जापान को मिलनी बंद हो गई थी। और जिसका जापान पे असर पड़ा और जापान ने प्लानिंग स्टार्ट कर दी कि हम पर्ल हार्बर पर अटैक करेंगे, क्योंकि पर्ल हार्बर जो था इनका मेन आर्मी बेस था। उस पर अटैक करना मतलब यूएसए को बहुत बड़ा नुकसान होना। और अटैक करने के बाद जापान को इतना टाइम मिल जाना था कि जिन जिन पार्ट में यूएसए ने बैन लगाया था उसका उनको कहीं ना कहीं से सब्स्टिट्यूट मिल जाए। और उसके बाद 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया।
और सिर्फ पर्ल हार्बर पे नहीं, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, हांगकांग, जहाँ जहाँ यूएसए के आर्मी बेस थे उन सब जगह पे सेम टाइम पे अटैक कर दिया। और इसी इंसिडेंट ने यूएसए की भी वर्ल्ड वॉर में एंट्री करवा दी। और फिर आया 6 अगस्त 1945 का दिन। मॉर्निंग का टाइम था और सबके सब जा रहे थे अपने अपने कामों पे, और किसी को ये नहीं पता था कि आज का जो दिन है वो इतिहास बनने वाला है। तो इतनी हिस्ट्री जानने के बाद ये पता चला कि जापान के ऊपर यूएसए ने बम क्यों गिराया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस बम का जो इम्पैक्ट होगा वो इतना खतरनाक होगा, जो कि आपको इस म्यूजियम में जाने से पता चलेगा। तो बॉम्ब ब्लास्ट के बाद कुछ सेकंड के लिए हिरोशिमा का टेम्परेचर पहुंच गया था 7000 डिग्री सेल्सियस, और इतना टेम्परेचर काफ़ी था ह्यूमन बॉडी को राख बनाने के लिए, जिनकी शेडो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। और जो इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट में नहीं आए उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ। उनकी स्किन जैसे प्लास्टिक पिघलता है ना, बिल्कुल वैसी हो गई थी। और यहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ, जिनमें से एक है इस बच्चे की कहानी, जो कि बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम पे अपनी साइकिल चला रहा था। और इस म्यूजियम से लगा हुआ है एक ये मेमोरियल पार्क, और यहाँ पर भी है बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ। तो ये जो पीछे बिल्डिंग नजर आ रही है ना, ये उस समय की अकेली बिल्डिंग थी इस पूरे एरिया में जो कि बॉम्ब ब्लास्ट के बाद सरवाइव कर पाई थी, और इसीलिए इस बिल्डिंग का नाम भी एटॉमिक बॉम्ब डोम रख दिया गया। तो ये जो पीछे दिख रहा है ना आर्ट शेप का, ये इस पार्क में पहला मॉन्यूमेंट बनाया गया था, और इस जगह में रखे हुए हैं उन सब लोगों के नाम जो कि एटॉमिक बॉम्ब से मर गए थे उस समय। इस तरीके से बोला गया है कि ये सोल के लिए शेल्टर है, शायद इसीलिए इसकी जो शेप है आर्ट शेप की बना रखी है। तो ये है बेल ऑफ पीस, और इसको दिया था भारत ने, और इसमें चारों तरफ ना संस्कृत में भी कुछ लिखा हुआ है, और इसमें एक मैप बना हुआ है जिसमें ना कोई बॉर्डर नहीं है, मतलब एक ऐसी दुनिया जिसमें कोई बॉर्डर नहीं है और सब साथ में मिलजुल के रह रहे हैं। और इस जगह पर है एक बच्ची की कहानी जिसका नाम था सदाको ससाके, और इसकी कहानी हर किसी को इमोशनल कर देती है। 2 साल की थी जिस समय कि ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो जहाँ बॉम्ब ब्लास्ट से हजारों लोगों की जान गई, इस बच्ची को उस समय कुछ नहीं हुआ। लेकिन 8 साल के बाद जब पूरी सिटी में सब चीज़ें नॉर्मल हो गई थी, इस बच्ची की बॉडी में बॉम्ब ब्लास्ट से हुए रेडिएशन का असर दिखना शुरू हो गया, और लुकीमिया नाम के एक कैंसर ने इसे घेर लिया। लेकिन इस बच्ची ने हार नहीं मानी, और जापान की एक मान्यता के अनुसार इसने पेपर क्रेन बनाने शुरू कर दिए। जापान में माना जाता है कि अगर आप 1000 पेपर क्रेन बना लेते हो तो आपकी कोई भी एक इच्छा पूरी हो सकती है। तो ठीक होने और अपने परिवार से वापस मिलने की इच्छा को लेके इस लड़की ने पेपर क्रेन बनाने शुरू कर दिए। और एक दिन आया कि 1000 पेपर क्रेन बन के पूरे हो गए, लेकिन लड़की की इच्छा पूरी नहीं हुई। फिर भी इसने हार नहीं मानी और फिर से पेपर क्रेन बनाने स्टार्ट कर दिए, लेकिन ये बहुत टाइम तक नहीं चला। और जब सदाको ससाकी के क्लास के बच्चों को ये बात पता चली, तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक मॉन्यूमेंट बनाएंगे सदाको ससाकी के लिए और उन सब बच्चों के लिए जिनकी जान बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से गई थी। और फिर इन बच्चों ने डोनेशन स्टार्ट करा और उससे बनाया गया इस चिल्ड्रन पीस मॉन्यूमेंट को। वैसे इससे रिलेटेड एक और कहानी है कि सदाको ससाकी 1000 क्रेन नहीं बना पाई थी और सिर्फ 600 ही क्रेन बना पाई थी, और बाकी के जो क्रेन थे वो इसके क्लासमेट्स ने बनाए थे। और ये कहानी बहुत हिट भी है क्योंकि इस कहानी में शायद मसाला ज़्यादा है, लेकिन ये कहानी सच नहीं है। और मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन सदाको ससाकी के जो भाई हैं उनका इंटरव्यू पड़ा हुआ है और ये बात उन्होंने खुद बताई है। तो ये थी इस बच्ची की कहानी, लेकिन ऐसी कितनी ही कहानियाँ रही होंगी उस समय वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा ये रीज़न नहीं है कि जापान को कितना नुकसान हुआ या चाइना को
या दुनिया में किसी भी देश को क्या क्या नुकसान हुए थे। इस वीडियो को बनाने का एक ही रीज़न है मेरा कि उस समय इंसानों ने क्या क्या तकलीफ़ें झेली थी। तो पहले मैंने यहाँ कभी नहीं आना चाहता था, लेकिन यहाँ आना इसलिए ज़रूरी है कि पता चलता है कि एक एटॉमिक बॉम्ब कितना खतरनाक हो सकता है, वो भी उस सिचुएशन में जबकि बहुत सी कंट्रियाँ न्यूक्लियर बॉम्ब लेके बैठी हुई हैं। और पता है, एटॉमिक बॉम्ब से 3000 ज़्यादा गुना खतरनाक है आज का न्यूक्लियर बॉम्ब। मतलब ये समझो कि अभी 1 मिनट में पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। तो देखो, जापान ने जो भी किया या जापान के साथ जो भी हुआ है, उसके बाद जापान बहुत बदला है और इस चीज़ की सीख लेनी चाहिए पूरी दुनिया को। और यहाँ आने के बाद ना आपको ना कहीं पर भी हेट नहीं मिलेगा। और इस म्यूज़ियम का नाम भी वॉर म्यूज़ियम या बॉम्ब म्यूज़ियम या फिर अटैक म्यूज़ियम इस तरीके से नहीं रखा हुआ है। इस म्यूज़ियम का जो नाम है ना, वो जापानीज़ लोगों की सोच बताती है। इस म्यूज़ियम का नाम है पीस मेमोरियल म्यूज़ियम। और ये पीछे जो आग जल रही है ना, ये जलाई गई थी 1964 में और तब से लेके अभी तक ये कंटिन्यू जल रही है। इनका ये है कि इसको हम तब तक जलाते रहेंगे जब तक कि पूरी दुनिया से न्यूक्लियर वेपन ख़त्म नहीं हो जाते हैं। देखो क्या है ना कि वॉर होती है और उसके बाद बताया जाता है कि ये देश जीत गया और वो देश हार गया, लेकिन अगर रियलिटी में देखोगे ना तो जीतता तो कोई नहीं है, लेकिन हार सबकी होती है।